हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी वाले चैनल पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वंशागत की विविधता के सिद्धांत, जिसके ऊपर 12th में और बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बारी इसके ऊपर 8 से 7 क्वेश्चन आए थे, तो इस बारी भी इसके ऊपर बहुत प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। बोर्ड में तो ये बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। इसलिए इस चैप्टर की तैयारी करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। बेटा जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन, मजेदार सेशन। फटाफट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये क्या, लाइक कौन करेगा? 98 लाइक, मात्र 200 लाइक तक फटाफट उसे पहुंचाइए और सेशन में एक बार रोर कर दीजिए और एक बार अपना वो दिल भेजकर मुझे बताइए कि यस वी आर रेडी गाइस, तैयार हैं हम आज के अमेजिंग सेशन के लिए। पूरी एनसीईआरटी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझने में हम मदद करेंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सारी चीज मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत टफ पॉइंट है और इन विषयों पे हम बताते हैं। देखो यार, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेंडल साहब इतनी सारी क्वेश्चन, मतलब अभी आप याद रखिएगा 6:10 पे 4 मिनट है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेंडल साहब अपनी प्रसिद्धि पाए बिना ही खत्म हो गए थे। अब उनमें नव मेंडलिज्म किसने लाया? नव मेंडलिज्म, न्यू मेंडलिज्म किसने लाया? मेंडल साहब जब खत्म हो गए थे, उस समय जब इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, ठीक है, जब उनको बढ़िया मतलब उन्होंने अपनी पब्लिसिटी अच्छी नहीं कर पाई, उस समय माध्यम अच्छे नहीं थे उनका, जो मतलब कहना चाहिए कि मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी। ये एक बड़ा प्रश्न आता है, मैं आपको बताता हूं कि मेंडल साहब के प्रसिद्ध ना होने के कारण बताओ। मेंडलवाद के प्रसिद्ध ना होने का कारण, प्रसिद्ध ना होने का कारण बताओ, फटाफट बताओ क्या क्या कारण है, ये कारण बताइए। ये प्रश्न आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, बोर्ड वाले बच्चों से खासकर पूछा जाता है और जनरली 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज आपको 4 पॉइंट कोई बताने हैं, 3 से 4 पॉइंट बताने हैं कि भैया बताओ क्यों ऐसा मेंडलवाद क्यों फेमस नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये बताना है कि प्रॉपर अच्छी तरह से प्रकाशित ना होना। उस समय माध्यम अच्छा नहीं था, प्रकाशित ना होना, अच्छे से प्रकाशित ना होना, यह पहला रीजन बना मेंडल साहब के फेमस ना होने का। दूसरा, एक्सपेरिमेंट में, परीक्षण में गणित के फॉर्मूले, गणित के नियमों का उपयोग। तो लोग देखते ही कहते थे यार ये गणित लगा दिया बायो में, नियमों का उपयोग। ये एक रीजन था कि लोगों को लगा यार ना ये बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो सकता, ये तो यार यहां पे मैथ लगा दिया ये आदमी। तो ये भी कहानी कंप्लीट हो गई कि यार ठीक है, परीक्षण में जो होता है गणित के नियमों का उपयोग। तीसरी बात होती है उस समय डार्विनवाद को मानने वालों की अधिकता। उस समय डार्विन मतलब जो वाद वाले मानने वाले जो वालों की अधिकता, बहुत अधिकता थी। लोगों को लगता था कि यार बहुत ज्यादा जो डार्विन साहब कह रहे हैं वो सच है, डार्विन साहब भगवान है, इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये मानने वालों की अधिकता थी। चौथे नंबर पे पॉइंट आता है कि ये एकदम सीधा सा पॉइंट था, ये 3-4 कारण थे कि मेंडल साहब प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए। अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं किया था, परीक्षण में गणित के नियमों का उपयोग किया था, डार्विनवाद के मानने वालों की अधिकता थी। ये 3 पॉइंट आते हैं मेंडल साहब के प्रसिद्ध ना होने के कारण पे। मुझे फटाफट बताइए, ये तीनों पॉइंट आपको अपने कॉपी में लिखना है। तीनों पॉइंट आज आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि मेंडल साहब इसलिए फेमस नहीं हुए। फिर मेंडल साहब को फेमस किया किसने? मेंडलवाद को वापस रिप्रेजेंट करने के पीछे 3 साइंटिस्ट आते हैं। इनका नाम था बेटा ह्यूगो डिवरीज। क्या नाम था? ह्यूगो। अभी प्रश्न पूछूंगा मैं आप लोगों से। ह्यूगो डिवरीज, ये पहले साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरीज। इनका नाम था बेटा कार्ल कोरेंसन। क्या नाम था इनका? कार्ल कोरेंसन। ये साइंटिस्ट आ गए, कार्ल कोरेंसन। इसके बाद हमारे पास में आ गए वॉन सेरमाक। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था सेरमाक। ये 3 ऐसा नहीं कि तीनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तीनों की अलग अलग थ्योरीज में। मैं पहले जब इनको पढ़ता था मुझे लगता था ये 3 लोग जब मिलकर करते तीनों भाई होंगे, तीनों जो है वो बड़ा मतलब एकदम प्यारे होंगे, ऐसा नहीं था।
ये कोई मेंडल साहब के कोई चेले वेले नहीं थे, ये सब मेंडल साहब को पसंद करते थे। इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट से मैच करता है, मैच करता है। तो मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट से जब इनका एक्सपेरिमेंट मैच किया तो इन्होंने दिया नवमेंडलवाद। आपसे पूछा जाएगा बेटा कि नवमेंडलवाद किसने दिया, नवमेंडलवाद किसने दिया। नवमेंडलवाद देने के पीछे 3 साइंटिस्ट थे। कमेंट सेक्शन पे मुझे उनका आंसर चाहिए बेटा। पहला ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा कार्ल कोरेंसन और तीसरे साइंटिस्ट हैं सेरमार्क साहब। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल साहब को रीपब्लिश किया, वापस से पब्लिश किया कि यार नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा यार छुपा रुस्तम निकले। इन्होंने ऐसी बात बताई थी जो किसी को पता ही नहीं थी। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और मैं एक्सप्लेन करके दुनिया को बताऊंगा कि मेंडलवाद क्या था। नवमेंडलवाद इन तीनों ने दिया था, नवमेंडलवाद इन तीनों ने दिया था। अब हो गया है टाइम 6:11। 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सॉरी 5 प्रश्न कहा था मैंने। फटाफट 5 प्रश्नों का जवाब देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने इसका सही जवाब देना है आज बच्चों को। पहली कहानी, पहला प्रश्न बेटा, मुझे बताओ बहुप्रभाविता का उदाहरण। मुझे बताओ बहुप्रभाविता का उदाहरण। पहला पॉइंट है, आज सिर्फ उदाहरण पूछूंगा, जिन बच्चों को उदाहरण पता उन्हें सारी बात पता। पहला प्रश्न आया। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा सहप्रभाविता का उदाहरण बताओ। सहप्रभाविता का उदाहरण, ये तीसरी बात आ गई, उदाहरण आ गया तीसरा प्रश्न। इसके बाद हमारे पास में तीसरा वर्ड आता है बेटा स्टार्च। स्टार्च संश्लेषण, मटर में स्टार्च संश्लेषण, मटर में किस नियम, किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ये तीसरा प्रश्न है, ये किसका उदाहरण है, आपको ये तीसरा प्रश्न बताना है। और चौथे प्रश्न में आता है मेरे बच्चे कि चौथा प्रश्न क्या हो सकता है। चौथा प्रश्न आ सकता है कि बताइए जो हरा बीज प्रभावी लक्षण है, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण, कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है, ये आपको बताना है। और सबसे आखिरी में 5वां पॉइंट आता है कि यहां पर आप बताओगे क्या बोल सकते हैं, मतलब एक संकर संकरण में जो मतलब एक संकर संकरण में परीक्षार्थ संकरण जो होता है, परीक्षार्थ संकरण क्यों करवाते हैं, संकरण क्यों करवाते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया बेटा, ये 5वां प्रश्न हो गया क्यों करवाते हैं। 5 प्रश्नों का जवाब मुझे फटाफट, जो बच्चे मेरी रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे वो रिकॉर्डेड में आंसर देंगे, जो बच्चे मुझे रिकॉर्डेड में देखेंगे वो रिकॉर्डेड में आंसर देंगे। मुझे कमेंट सेक्शन पे सारे आंसर चाहिए। ये 5 प्रश्न जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं, अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो पुरानी क्लास देखिए, कल की क्लास जाकर देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आप कल की क्लास जाकर देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इस क्लास को जाकर देखिए, पढ़िए, समझिए। इस क्लास को जाकर देखिए, पढ़िए, समझिए। फटाफट ये आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। बताओ फटाफट आंसर। बहुप्रभाविता का उदाहरण क्या आंसर होगा बेटा? इसे अपन कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ये उदाहरण मैंने आपको बताया था, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये पहला एग्जाम्पल है, या अनुवांशिक रोग होते हैं। सहप्रभाविता का उदाहरण बताना है आपको आरबीसी का एबीओ समूह मैंने पढ़ाया था आपको। स्टार संश्लेषण मटर का किसका उदाहरण था? बताइए, स्टार संश्लेषण मटर किसका उदाहरण था? क्या किसी ने जवाब दिया? क्या किसी बच्चे ने इस बात का जवाब दिया? या सेकेंड पॉइंट एबीओ अखिलेश कुशवाहा एकदम सही जा रहे हैं बेटा, एकदम सही जा रहे हैं। ये किसका है? स्टार संश्लेषण होता है बहुप्रभाविता का। जीन एक है लेकिन प्रभाविता बहुत सारी हो रही है, प्रभाविता बहुत सारी हो रही है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, प्लियोट्रोपिज्म, बहुप्रभाविता। हरा बीज प्रभावी है या अप्रभावी है? बेटा अप्रभावी है। पीला बीज प्रभावी होता है, बाकी सब अप्रभावी है। चौथा जो है प्रभावी नहीं है अजय रॉयल जी, अप्रभावी है मेरे बच्चे। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। और एक संकर संकरण में परीक्षार्थ संकरण क्यों करवाते हैं? जीनोटाइप जानने के लिए।
क्या जानने के लिए बेटा? जीनोटाइप का की पता लगाने के लिए, तो जब आप जीनोटाइप का जब पता लगाते हैं, यह पॉइंट आता है आपका परीक्षार्थ संकरण में। यह पॉइंट आता है परीक्षार्थ संकरण में कि क्यों पता लगा रहे हैं बेटा? हम उसमें पता लगा रहे हैं कि वो जीनोटाइप कौन सा है, फिनोटाइप कौन सा है। सबसे आखिरी क्वेश्चन एक पूछ दूं, मनुष्य के त्वचा का रंग किसका उदाहरण है जी? ये बताओ, त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी थी, अगर नहीं देखी है तो जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, बड़ा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ के। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि त्वचा का रंग किसका उदाहरण है। जो बच्चा ये मॉक टेस्ट देगा, जो बच्चा ऐसे प्रश्नों को बार बार बनाएगा, उन बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो बहुत जबरदस्त चीज पढ़ रहा हूं और इसको जानने में आसानी भी होगी। आपको इसको जानने में आसानी भी होगी। चौथा प्रश्न क्या बोलते हैं बेटा? बताइए ये किसका उदाहरण है? त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? त्वचा का रंग आप में किसका उदाहरण है? देखो मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है मल्टीपल एलिज्म, कोई कह रहा है बहुप्रभाविता। गलत जवाब दे रहे हैं सारे। किसका जवाब दे रहा है? किसका जवाब दे रहा है? बहुगुणसूत्रता। एग्जैक्टली इसमें होता है मल्टीपल, मतलब इसमें कह सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुजीनी वंशागत की, तो बहुजीनी वंशागत की जो है ये उदाहरण है इसका। बहुजीनी वंशागत की ये उदाहरण है। त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? तो त्वचा का रंग उदाहरण है मेरे बच्चे बहुजीनी वंशागत की का, और ये उदाहरण आपके सामने है। आप इनको याद रखिएगा, इन चीजों को याद रखिएगा। जब इन चीजों के प्रश्न आपसे बन जाएं तो समझना कि आप बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो यार, सबसे पहली चीज ये होती है, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। कल इसके ऊपर सवाल पूछूंगा, तो आज की क्लास बड़े ध्यान से देखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। अब हम आ रहे हैं कि ठीक है यार, जीन इनकी बात तो बहुत हो गई। अब हम आते हैं कि लोगों ने कहा कि ना यार, ना सिर्फ जीन, वंशागत की का गुणसूत्रवाद, ठीक है, गुणसूत्री सिद्धांत या गुणसूत्री सिद्धांत, गुणसूत्रवाद कह सकते हैं, गुणसूत्री सिद्धांत। कोई वैज्ञानिक आया और उनने कहा कि भैया इस दुनिया में जो वंशागत की है ना, जो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाने का गुण है ना, वो हमेशा जीन ही नहीं, क्रोमोसोम भी डिसाइड करता है। असल में इस दुनिया में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन जा रहा है, मनुष्य का बेटा मनुष्य बन रहा है, मटर से मटर पैदा हो रहा है, ये जो वंशागत की है, ये जीन जो जा रहा है उसको लेकर असल में क्रोमोसोम ही जाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास में एक जीन है कैपिटल टी और दूसरा जीन है स्मॉल टी। ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रहा है? ये जीन गया ना, असल में ये जीन उपस्थित है क्रोमोसोम में, असल में ये जीन उपस्थित है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम जा रहा है इसलिए जीन जा रहा है। तो आज तक जो चीज जीन में दिख रही थी, दो साइंटिस्ट आए और उनका नाम था बेटा सटन एंड बोवेरी। ये बात याद रखना, किसने दिया बेटा? तो इन्होंने ये वाद जो है ना, सटन एंड बोवेरी, ठीक है, सटन एंड बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवेरी, इन्होंने दिया। आपसे पूछा जाएगा वंशागत की का क्रोमोसोमल वाद किसने दिया? सटन एंड बोवेरी ने दिया। बहुत बढ़िया। क्या बताया इन्होंने बताया कि वंशागत की में जो जीन है, जीन में जो, अब यहां पर पॉइंट आता है, जीन क्रोमोसोम के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। मतलब जीन कैसे जाता है? क्रोमोसोम के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। यहां पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि क्रोमोसोम इज अ व्हीकल ऑफ जीन, क्रोमोसोम जीन का साधन है, व्हीकल्स है। ये अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना कि असल में जीन पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जाता है?
जीन पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए जाता है क्योंकि क्रोमोसोम जाता है, क्रोमोसोम नहीं जाएगा, जीन भी नहीं जाएगा। यह बात बताई आपके सटन साहब ने और बोवेरी साहब ने। ठीक है भाई, बढ़िया, ये वाद आ गया जीन का साधन है। अब यहां पर आती है, मान लेते हैं हमने यहां पर लिख दिया जीन और इधर लिख दिया क्रोमोसोम। अब देखो यार कि क्रोमोसोम और जीन में समानता और असमानता क्या है, समानता और असमानता क्या है। दोनों जोड़े में होते हैं, जीन भी जोड़े में है कैपिटल टी ऐसा करके, और गुणसूत्र भी जोड़े में होता है एक्स और एक्स करके, दोनों जोड़े में होते हैं, दोनों जोड़े में होते हैं। यह पहली बात होगी। जब युग्मक जनन होगा तो ये दोनों भी अलग हो जाते हैं कैपिटल टी, और जब होगा तो ये दोनों भी अलग हो जाते हैं, एक्स और एक्स दोनों ही अलग हो जाते हैं। और एक युग्मक को वो जीन होगा, एक युग्मक केवल एक ही जा पाता है, युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है, एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है, ये भी बात है। युग्मक को प्राप्त होता है उन दोनों में से एक ही जा पाता है। इसके बाद तीसरी बात, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, यह भी विसंयोजन का नियम फॉलो करता है, यह भी विसंयोजन का नियम फॉलो करता है। तो क्रोमोसोमल वाद जो आपसे पूछा जाएगा कि यार ये क्रोमोसोमल वाद है क्या, तो आपको बताना है कि जो लक्षणों का निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ये वेहिकल है, जीन का साधन है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि लक्षणों का निर्धारण मेरे बच्चे किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोम के द्वारा भी होता है, क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो सारे बच्चे इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और यह है वंशागत का क्रोमोसोमल वाद, और यह है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन, यह है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कि वंशागत का क्रोमोसोमल वाद। देखो और एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बहुत कुछ, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें सीधे यह पूछा जाएगा कि यह वाद किसने दिया, सटन एंड बोवेरी। याद हो गई ये बात, याद हो गई ये बात कि सटन एंड बोवेरी ने दिया था, पहली जरूरी बात हो गई। और दूसरी सबसे जरूरी बात मेरे बच्चे ये हो गई कि जीन असल में क्रोमोसोम की सहायता से ही आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो क्रोमोसोम इज अ वेहिकल ऑफ जीन, क्रोमोसोम इज अ वेहिकल ऑफ जीन। जैसे लक्षण जीन प्रदर्शित करता है वो क्रोमोसोम में ही उपस्थित होता है। ये तीसरी बात हो गई। और इन तीन बातों के बाद ये एक डायग्राम, ये जो मैंने बताया कि चाहे जीन हो और चाहे क्रोमोसोम हो, दोनों जोड़े में होते हैं। क्या समानता है दोनों में, दोनों जोड़े में होते हैं, दोनों युग्मक जनन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग जोड़े से विसंयोजित होते रहते हैं, उनसे एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं, दोनों का कोई लेना देना नहीं, दोनों विसंयोजन होते हैं। तीन नियम यहां पर काम करते हैं। अब जस्ट लाइक एग्जांपल देखो कि जब भी कोशिका विभाजन होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कई बार कि यार कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमोसोम क्या होता है, अलग होता जाता है, पश्चावस्था में, अर्धसूत्री में, धीरे धीरे गुणसूत्र अलग हो जाता है। ये वाले डायग्राम की अभी कोई महत्वता यहां पर नहीं है, सिंपल है, बस कि जान लो सटन एंड बोवेरी ने कुछ बताया था, इतनी बातें कंप्लीट है। कमेंट सेक्शन पे से यस, हां या ना जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। यहां पर इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए कि ठीक है क्रोमोसोमल वाद किसने दिया और क्या बताया। इट्स जस्ट अ थ्योरी, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी था, प्रूफ नहीं था कुछ इसके बारे में, सिर्फ थ्योरी बता दिया, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन इसका प्रूफ दिया किसने। अब यहां पर आता है टीएच मॉर्गन साहब। ये कौन है महाराज, ये हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन साहब। और टीएच मॉर्गन साहब ने एक्सप्लेन किया था, याद रखना, वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत का, सेम वही बात आती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। गुणसूत्रीय सिद्धांत का परीक्षण किया था। एक्सपेरिमेंट किसने किया, एक्सपेरिमेंट किया है टीएच मॉर्गन, परीक्षण किया था। तो टीएच मॉर्गन साहब ने परीक्षण किया था, सटन एंड बोवेरी ने दिया था। यह बात सबसे ज्यादा पढ़ना है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। मैं कल आऊंगा तो सबसे पहले यही पूछूंगा,
सबसे पहले यही पूछूंगा कि भैया एक बात बताओ मुझे, टीएच मॉर्गन साहब ने क्या किया था? वंशागतिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रूफ दिया था, परीक्षण किया था, और उसकी थ्योरी बताने का काम सटन एंड बोवेरी ने किया था। ठीक है यार, बढ़िया। इन्हें क्या कहा जाता है आपको पता है? ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आज की दुनिया का जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, आधुनिक वंशागत की है, उसके पिता कहा जाता है इन्हें, उनका पिता कहा जाता है। किस पर रिसर्च किया इन्होंने? किस पर रिसर्च किया बेटा? तो इन्होंने फल मक्खी, किस पे रिसर्च किया था बेटा? फल मक्खी। फल मक्खी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट फ्लाई, और फ्रूट फ्लाई को हिंदी में कहते हैं, मतलब इनकी बायोलॉजी वाली भाषा में कहते हैं ड्रोसोफिला मेलनोग्लास्टर। मेलनोग्लास्टर। तो ये नाम याद रखना बेटा कि आज के बाद कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, आप बताएंगे सर टीएच मॉर्गन। इन्होंने क्या किया था? परीक्षण किया था वंशागतिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत का। किस पर रिसर्च किया था? फल मक्खी पर रिसर्च किया था। उन्हीं का दूसरा नाम है ड्रोसोफिला मेलनोग्लास्टर। इस पर रिसर्च किया था। एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि यार बताओ, एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा कि यार सिर्फ फल मक्खी क्यों? आपसे यह पूछा जाएगा कि सिर्फ फल मक्खी क्यों? तो मैं आपको समझाता हूं, सिर्फ फल मक्खी ही क्यों? तो आसानी से समझ लेंगे, एनसीईआरटी समझाती है कि मक्खी ही क्यों। क्यों मक्खी बस को लिया गया, बाकियों को क्यों नहीं लिया गया? बाकियों को ना लेने के पीछे रीजन क्या था? ड्रोसोफिला को लेने के पीछे क्या रीजन था? दुनिया में दो लोग बहुत फेमस है बेटा आनुवांशिकी में, एक न्यूरोस्पोरा और दूसरा है ड्रोसोफिला। इस पे बहुत रिसर्च हुए, बहुत मतलब बहुत रिसर्च हुए। तो इनको लेने के पीछे रीजन ये पूछा जाता है कि क्यों लिया, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि इनके पीछे, ये देखो यहां पे इनका नाम लिखा है, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, ये लिया था इन्होंने। इनके लेने के पीछे पहला सबसे बड़ा रीजन था कि मक्खी छोटी होती है और इसे प्रयोगशाला में आसानी से कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में उपयोग किया जा सकता है। पहला पॉइंट, प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है, पाला जा सकता है। पहला जरूरी विषय, प्रयोगशाला में आसानी से संवर्धित किया जा सकता है, इसलिए। दूसरा बात आया कि इनका जीवन चक्र बहुत लंबा नहीं है कि 2 साल, 1 साल, 6 महीने वेट करना पड़ेगा। इनका जीवन चक्र केवल 2 हफ्ते का है। जीवन चक्र केवल 2 सप्ताह में पूरा करती हैं। तो जीवन सप्ताह जब 2 ही हफ्ते का है तो 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए लिया। तीसरी बात यह हुई कि ये एक बार मैथुन करते हैं और भारी संख्या में बच्चे पैदा करते हैं। एक ही मैथुन से विशाल संख्या में संतति पैदा कर दी, अत्याधिक संख्या में बच्चे पैदा हुए, ज्यादा रिजल्ट आया। इसके बाद इनमें लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। इनमें लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। नर जो है वो छोटा दिखाई देता है और मादा बड़ी दिखाई देती है। नर जो है छोटा दिखाई देता है और मादा जो है वो बड़ी दिखाई देती है। अरे भाई साहब, यहां पर मादा बड़ी है, तो इससे भी पहचानना आसान हो जाता था। अच्छा, ये नर है, ये मादा है, दूर से देख के पहचाना जाएगा। पौधों में तो बड़ा दिक्कत होगा, कहां ढूंढोगे नर, कहां ढूंढोगे मादा, कहां जाएगी पौधों कहानी। तो एक काम करो भाई, यहां पर पौधे ले लो। पौधों को नहीं ले सकते, जंतु को ले लो। अब जंतुओं में कौन लेना है? तो ये ले लो यार, ये ना देखने में आसान है, इसकी महिला जो है ना बड़ी है, पुरुष जो है छोटा है, ये बात आ गई, आसानी से पहचान किया जा सकता है। और इनमें बहुत सारी आनुवांशिक विविधता भी थी। इनमें बहुत सारी आनुवांशिक विविधता भी थी। ये बात एकदम स्पेशल पार्ट होते हैं। अब इन 5 पॉइंट को अगर आप थ्योरी में लिखना चाहें तो आप लिख लो फटाफट। सबसे पहली बात आप यहां से शुरू करना कि आनुवांशिक विविधता अधिक थी। आनुवांशिक विविधता अधिक थी, इसलिए लिया। लिखो मेरे साथ, नोट्स लिखो, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं।
जीवन केवल 2 सप्ताह का था, 2 सप्ताह का था, और जब जीवन केवल 2 सप्ताह का था तो जल्दी रिजल्ट आता, जल्द परिणाम आता, ये दूसरी बात हो गई, जल्द परिणाम आता इसलिए ले लिया। उसके बाद तीसरा नंबर आता है कृत्रिम प्रयोगशाला में, कृत्रिम प्रयोगशाला में आसानी से संवर्धित किया जा सकता है, आसानी से संवर्धित यानी पाला जा सकता है, रोका जा सकता है, संबंधित किया जा सकता था, यह भी इसलिए ले लिया। और बताओ चौथे नंबर पे एकल मैथुन से एक बार जनन करना है, एकल मैथुन से अधिक संख्या में बच्चे पैदा होते हैं, अधिक संख्या में संतति बनेंगी, संतति बनेंगी, तो ये दूसरी बात हो गई। और सबसे आखिरी पॉइंट पे आता है नर एवं मादा में आकार का भिन्नता, आकार की भिन्नता। अब आपसे पूछा जाएगा भिन्नता भैया कि बताओ क्या क्या भिन्नता थी, तो आप बताना नर छोटा होगा और मादा जो है भैया जी वो बड़ी होगी, मादा जो है वो बड़ी, नर छोटा होगा। ये 5 कारण निकल कर आए मेरे बच्चे, जिसकी वजह से इनको लेने की जरूरत महसूस हुई, और इस वजह से मॉर्गन साहब ने इन्हें ले लिया। मान लिया मॉर्गन साहब ने कि ठीक है यार, ये मॉर्गन साहब का गुण ठीक है, अच्छा जा रहा है। अब हम मॉर्गन साहब के 2 विषयों पे आते हैं। मॉर्गन साहब ने एक नई चीज ऐड की, जस्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। ये मान लो क्रोमोसोम है, ठीक, और ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसी के पास में आजू बाजू बैठे हुए हैं। यहां पर मान लेते हैं कैपिटल ए जीन है और यहां पर मान लेते हैं स्मॉल ए जीन है, यहां पर मान लेते हैं स्मॉल ए जीन है, सॉरी मतलब यहां पर कैपिटल ए है और यहां पर कैपिटल बी है। मान लो यहां पर जीन स्मॉल ए है और यहां पर जीन स्मॉल बी है, 2 जीन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम अगर 2 तरीके से आगे बढ़ेगा, बात समझना मेरी बात को, क्रोमोसोम 2 तरीके से आगे बढ़ेगा। या तो चांस हो सकते हैं कि वो दोनों जीन कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी एज इट इज आ जाए, एकदम वैसा का वैसा, जैसा पेरेंट्स था वैसा ही बच्चे में आ जाए। तो ये पहली बात हो गई, इसे कहते हैं सहलग्नता। सहलग्नता, इसी को कहते हैं मेरे बच्चे लिंकेज। अगर इसको मैं परिभाषा बताऊं, जब जीन जनक से संतति में उसी क्रम में आ जाए, उसी क्रम में आ जाए, जब सेम टू सेम वही क्रम में चिपका हुआ आ जाए, सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता कहलाती है यार, कि बढ़िया ना एक दूसरे से चिपके हुए हैं और मतलब बढ़िया चिपके हुए हैं, वो सहलग्नता कहलाती है। सामान्य भाषा में पहले समझो ना यार, एकदम सीधी भाषा में समझो कि क्या है सहलग्नता। ये जनक है, ये जनक है और ये है मेरे बच्चे संतति। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो तुम, कि ये जो जनक है इसके जीन एकदम जैसे थे वैसे ही संतति में भी चले गए। तो जब जीन जनक से संतति में वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बाप से बेटा में वैसा का वैसा ही आया, लिंक है, कुछ उनके बीच में कुछ लिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं, तभी ना पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे जा रहे हैं, ये लिंकेज कहलाएगा। अब दूसरी बात मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कैपिटल सी था, यहां पर मान लेते हैं स्मॉल सी था, या यहां पर कैपिटल डी था, यहां पर स्मॉल डी था, ठीक है, मान लेते हैं। अगली पीढ़ी में ये जो जीन है ये इधर वैसा का वैसा ही आया, इधर भी वही आया लगभग, लेकिन एक चेंज आ गया। मान लो
यहां पर कैपिटल ए है वो ऐसे ही था, कैपिटल बी वैसा था, पर कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी आ गया, स्मॉल डी आ गया। और इस तरफ में देखें तो यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी था, पर यहां पर कैपिटल डी आ गया। जीन में कौनो बदलाव आया कि नहीं आया? यार सहलग्नता, लग्नता का मतलब क्या होता है? साथ जिए थे साथ मरेंगे, जनक से लेकर संतति तक, जनक से लेकर संतति तक ये पीढ़ी है, इसके जो जीन हैं वो उसी की तरह एकदम उसी क्रम में बिल्कुल बिना बदले हुए अगर संतति में आ गए, बच्चों में आ गए, अगर संतति में आ गए तो सहलग्नता है। और अगर मान लो जीन में कोई बदलाव हो गया, यदि जीन, आप यहां पर शॉर्टकट में लिखिए, यदि जीन के क्रमों में, जीन के क्रमों में जनक से संतति में, जनक से संतति में कुछ भिन्नता दिखाई दे, कुछ क्या दिखाई दे मेरे बच्चे? भिन्नता दिखाई दे। तो अगर यह भिन्नता दिखाई देगी, भिन्नता दिखाई दे, तो इसे अपन क्या कहते हैं? जब भिन्नता दिखाई देगी इसे अपन कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन, इसे अपन कहते हैं इसे अपन कहते हैं पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया। नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है यार, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा नाम वैसा काम, एकदम साथ में है तो लिंकेज है, लिंक बना हुआ है, साथ में नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। कहानी समझ में आई ना? बस इतनी सी बात है, इसी को एक्सप्लेन करना है कि मॉर्गन साहब ने दो नई बातें बताई, एक का नाम पुनर्योजन था और दूसरे का नाम था सहलग्नता, दूसरे का नाम था सहलग्नता। क्या मेरी बात यहां पर समझ में आई? अगर जनक से संतति में समान जीन गए हैं, आप एक तरीके से ऐसे और समझ सकते हो, रुको, एक तरीके से ऐसे और समझ सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि जस्ट लाइक कोई जीन है, जस्ट लाइक कि कोई जीन है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, यहां पर ई है, ठीक? ये एक लक्षण है। ये अगर एकदम जनक से संतति में वैसा ही गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई, तो ये कहानी हो गई, ये लिंकेज है, ये लिंकेज है मेरे बच्चे। और अगर इसमें चेंज हो जाए, देखना ध्यान से मेरी बात, कि कोई नया गुण आ जाता है कि मान लो यहां पर ए है, बी है, सी है, लेकिन डी की जगह मान लेते हैं एफ आ गया और यहां पर बाकी जो है वो ई ही है, मान लो नया जीन आया, नया सीक्वेंस आया, नया सीक्वेंस होता है। अब जब नया सीक्वेंस होता है तो इसी को अपन कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन, इसी को अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। क्या बोलते हो बच्चा लोग? ये दो बातें दिमाग में बैठ गई, हाँ या ना? फिर मैं आज इस टॉपिक चैप्टर में एक डायग्राम बना हुआ है जो मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसे मैं आसान भाषा में आपको समझाने में मदद करता हूं। क्या बोलती है पब्लिक? यहां तक सब कुछ समझ में आएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? बकवास ना करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। कह दो हाँ जी समझ में आ गया, समझ में आ गई सारी बातें, कोई चीज बची नहीं है। और कमेंट सेक्शन पे लाइक कर दो, ठीक है? कमेंट सेक्शन पे एक बार रोर करके मुझे बताओ कि सर वी गॉट इट। सहलग्नता का मतलब होता है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी जीन एक जैसे ही जाए तो उसे अपन कहते हैं सहलग्नता, और जब उसमें कुछ भिन्नता आ जाए उसे अपन कहते हैं विसंयोजन, या फिर आपका उसे पुनर्योजन कहेंगे। ये बताया था मॉर्गन साहब ने। और इसकी सबसे आखिरी कहानी फिर अभी एक टॉपिक है, उसको डिस्कशन करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे एक बार रोर करो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, मजेदार इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चलिए भैया अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इसके बाद ये जो मॉर्गन साहब ने, इन्होंने एक चीज नई देखी, मॉर्गन साहब ने एक नई चीज देखी। मॉर्गन साहब ने क्या कहा कि यदि जीन, ये ध्यान देना, यदि जीन आपस में निकट स्थित है, आपस में निकट स्थित है,
पास पास में स्थित है, निकट, पास पास में स्थित है, अगर मान लेते हैं निकट स्थित है तो सहलग्नता अधिक होगी। अगर यार सहलग्नता मतलब पास पास में है तो सहलग्नता अधिक होगी, ज्यादा चांस है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ में ही जाएगा। ये एक बात हो गई। अगर पास में है, अगर वो पास में है तो सहलग्नता अधिक होगी। और यदि जीन के बीच दूरी अधिक है, दूरी अधिक हो रही है, अधिक होगी, दूर दूर हो गया जीन, तो पुनर्योजन होने के चांसेस है, पुनर्योजन होता है, होगा। बात समझ में आई? तो आपसे ये कहा गया कि जस्ट लाइक जीन, यार एकदम एग्जांपल सिमिलर बताता हूं मैं, ठीक है। मान लो ये जीन है, एक जीन से दूसरे जीन के बीच की दूरी को अपन कहते हैं एक मैप। ये एक जीन है और इसी को दूसरे जीन के बीच में डिस्टेंस अगर नापें तो इसे अपन कहते हैं 10 मैप, सॉरी 1 मैप नहीं 10 मैप। और इसी को कह सकते हैं बेटा 1 सेंटीमॉर्गन। सारे बच्चे फटाफट मेरी कॉपी में एकदम बात लिखो कि बेटा एक जीन से दूसरे जीन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? होना चाहिए 1 सेंटीमॉर्गन। इसे 1 cm कहते हैं, 1 सेंटीमॉर्गन, या फिर कहोगे 10 मैप। एक जीन से दूसरे जीन के बीच में, एक जीन से दूसरे जीन के बीच का डिस्टेंस कैसे पता चला? 1 सेंटीमॉर्गन है, या आप उसे 10 मैप मानते हैं। और मान लो कि ये ए जीन है, ये बी जीन है और ये है आपका डी जीन। इनके बीच का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं वो 30 मैप है, 30 मैप है, मतलब 3 सेंटीमॉर्गन है मेरे बच्चे, 3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पास पास में, पीएम नहीं सीएम, सेंटीमॉर्गन, एक जीन से दूसरे जीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमॉर्गन होगा और उसी को हम 10 मैप काउंट करते, 10 मैप काउंट करते, 10 मैप कहा जाता है उसको। ठीक है, बढ़िया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बात बताओ मुझे कि लिंकेज किसके किसके बीच में होगा। यार देखो ए और बी पास पास में है, पास में है, तो चांसेस क्या होगा कि ए बी पास में है, लिंकेज हो जाएगा, लिंकेज होगा, ए और बी पास में है तो। और अगर मैं ए और डी की बात करूं तो दूर है, तो चांसेस क्या होगा? पुनर्योजन हो जाएगा, पुनर्योजन अधिक होगा। तो बस यही कहानी है कि अगर जीन पास पास में है तो साथ में ही आगे बढ़ेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। पर अगर जीन अलग दूर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं। यही कहानी कहती है हमारी, और यही है हमारा सहलग्नता और लिंकेज के बीच का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम बच्चों को यह पॉइंट समझ में आया होगा। से यस फटाफट अगर बोलो तो जल्दी जल्दी समझ में आता है। एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में बहुत लिखा रहता है वो मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं कि एनसीईआरटी ने लिखा क्या है। देखो यार, मॉर्गन साहब ने ये वाला डायग्राम आपको दिया होगा। ये डायग्राम बच्चों को बनता ही नहीं, पता नहीं लिखा क्या है यार, ये समझ में क्या आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के पीछे रीजन कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, मॉर्गन साहब ने क्या किया? मॉर्गन साहब ने कहानी करी। उन्होंने क्या लिया? पीला शरीर, ध्यान समझना, पीला शरीर वाला, जिसका शरीर पीला है और जिसकी सफेद आंखें हैं, जिसकी सफेद आंखें हैं, ठीक, इसको लिया स्मॉल वाई और सफेद आंख को ले लिया डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ऐसा ले लिया, का क्रॉस करवा दिया भूरा शरीर, इसका क्रॉस करवा दिया भूरा शरीर और लाल आंखों वाले से, लाल आंखों वाले पतंगे से, ड्रोसोफिला से। चूंकि भूरा शरीर और लाल आंखें जो हैं वो जंगली प्रकार है, प्रभावी रूप है, वो प्रभावी होता है, प्रभावी रूप है, इसलिए उसे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया कि Y+, W+ और W+। मैक्सिमम बच्चों को यह बात समझ ही नहीं आती यार कि इसे Y+, W+, लिखा क्यों है, नहीं बनता, पता ही नहीं चलता जंगली प्रजाति क्या है। तो जंगली प्रजाति भूरा शरीर लाल आंखें,
ये पहला क्रॉस किया इन्होंने, और दूसरा क्रॉस इन्होंने ये किया कि लिया तो सफेद आंखें, इन्होंने भी लिया यहां पर सफेद आंख, लेकिन उसके साथ में जो लक्षण ले लिया वो ले लिया छोटा विंग, छोटा पंख। तो जब सफेद आंख को लिया तो वहां पर लिया गया WW, पर विंग छोटा था इसलिए स्मॉल एम स्मॉल एम। इसकी भी जंगली प्रजातियों से क्रॉस किया गया तो वहां पर भी लाल आंखें आई और लाल आंखों के साथ में बड़ा पंख, बड़ा पंख के बीच में क्रॉस करवा दिया गया। अगेन वहीं पर हुआ W+, M+ और M+। क्या यह पहली बात तुम्हें समझ में आई कि क्रॉस करवाया किसका किसका था? ये डायग्राम देखो, क्रॉस करवाया किसका किसका था, देखो दोनों के बीच में। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बात याद रखना कि मान लो ये जीन है, हमने इसका मान लेते हैं नर का लिया है, ठीक है, ये मादा का है, ये दो जीन है। यहां पर एक जीन है जो इनका पीला शरीर बनाता है, पीला शरीर, ऐसी लिख लेना, पीला शरीर। और उसी के बाजू में एक और जीन यहां पर है जो बनाता है बेटा सफेद आंख, सफेद आंख, ठीक। इसे लिया गया Y और W, ऐसी क्रॉस करवाया गया, ऐसा पीला सफेद के बीच में। अब इसकी क्रॉसिंग किससे करवाएंगे? इसकी क्रॉसिंग करवाई एक नर से जिसके पास दूसरा जीन तो X और Y क्रोमोसोम था, इसके पास X और X था, तब तो ठीक था। तो इसका क्रॉस करवाया गया जंगली प्रकार से, इसे अपन कहते हैं भूरा शरीर। जिसका भूरा शरीर हुआ उससे क्रॉस करवाया तो Y+, लेना पड़ा। और दूसरा सफेद जो है वो लाल आंख, आंख जो है बेटा वो लाल है, इसी को कहते हैं जंगली प्रकार। जंगली हमेशा प्रभावी होते हैं, यह बात याद रखना। इनके बीच में क्रॉस करवा दिया, दिख रहा है ये बात? बस इसमें एनसीईआरटी ये कहना चाहेगी क्रॉस करवाया, कुछ ना कुछ बने, बनने के बाद आपको बस इतना याद रखना है कि जीन दोनों पास पास में है ना बेटा। तो जीन अगर पास पास में है तो इनके बीच का जनकी प्रकार यानी सहलग्नता, मैं किसी दिन इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के समझाऊंगा कि डायग्राम पूरा क्या समझाना चाहता है। जीन पास पास में है तो सहलग्नता 98.7 हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई? जीन अगर पास पास में है तो उनके बीच में जो सहलग्नता है वो 98 पॉइंट की हो गई। और अगर पुनर्संयोजन बात करें, पुनर्संयोजन जिसमें बदलाव हुआ है वो 1.3 का हुआ है मात्र, ठीक है। लिंकेज ज्यादा है मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि जीन पास पास में दिख रहा है ना, ये देखो कितना पास पास में है, जीन पास पास में, लिंकेज ज्यादा। दूसरा गुण देखो यहां पर, ये श्वेत विंग और श्वेत जो है शरीर और मिनिएचर विंग, डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इस डायग्राम में देखो सहलग्नता कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें। मैक्सिमम बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आता, दिमाग खराब हो जाता है। तो पहले बेसिक समझ लो, सहलग्नता 62% है और पुनर्योजन जो है बेटा, पुनर्योजन जो है वो 37% है। इसमें आज तक ना नीट में, ना बोर्ड में, ना कहीं बहुत बड़ा सवाल आया है। बस मेरे बच्चे इतना याद रखना कि अगर जीन पास पास में है तो सहलग्नता ज्यादा है, लिंकेज कम है। और अगर जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं, लिंकेज कम होता जाता है और सहलग्नता बढ़ती जाती है। आज का यहां पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर मुझे आपको समझ में आई ये बात कि जीन पास पास, सहलग्नता ज्यादा, जीन थोड़ा दूर हुई, सहलग्नता कम, और विसंयोजन, पुनर्योजन ज्यादा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन पे फटाफट एक बार मुझे बताइए यस सर वी गॉट इट। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। ये आज का ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है।